साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कृषि दर्शन का यह चौपाल अंक जो कि आप ही के लिए होता है, जिसमें हम यहाँ चर्चा करते हैं कि कैसे कृषि को लाभदायक बनाया जा सकता है। इस विषय पर बात करने के लिए विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश आर्वे जी। आप सहायक प्राध्यापक हैं उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में। दूसरे विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं डॉक्टर ववली वर्मा जी। आप पादप रोग विशेषज्ञ ग्वालियर से हैं। तीसरे विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं डॉक्टर DK जैन साहब। आप वैज्ञानिक उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र बड़वानी से हैं। और जैसा कि जानते हैं यह चौपाल का मंच जो कि कृषकों के बिना पूर्ण नहीं हो सकता है, तो सफल कृषक भाई बहनों के रूप में आज हमारे साथ में यहाँ पर कुछ भाई बहन मौजूद हैं जो कि अपना परिचय हमें यहाँ पर प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले आप एक एक कर अपना परिचय दें और क्या खेती करते हैं, कहाँ से हैं आप, ये हमें बताएं। मैं दिनेश पाराशर, ग्राम बीलखड़ा, जिला भोपाल। सोयाबीन और गेहूं की खेती करता हूं, धान की, थोड़ी सब्जी की भी करता हूं उसी के साथ साथ। बहुत बढ़िया। नमस्कार किसान भाइयों, मैं मनीष शर्मा, ग्राम रातीगढ़, जिला भोपाल से हूँ। मैं भी गेहूं, चना, मसूर और थोड़ी सी धान की भी खेती करता हूँ जी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं एक जितेंद्र वर्मा, ग्राम ढबोटी, जिला सीहोर में खेती करते हैं, जिसमें गेहूं, चने और सोयाबीन भी लगाते हैं, मक्का भी लगाते हैं, उसके साथ पशुपालन भी करते हैं बहुत बढ़िया, जैविक समग्र तरीके खेती से। कर रहे हैं आप। जी। सभी को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश मेहरा है। मैं नरसिंहपुर से हूँ। जी, कौन सी खेती करते हैं आप? हमारे इधर गन्ना, गेहूँ, चना जी और सोयाबीन जी जी, अभी इस सभी टाइम खेती पे जो पारंपरिक खेती है वो आप कर रहे हैं। जी। मेरा नाम ममता ठाकुर है और मैं ग्राम रायसेन जूना की रहने वाली हूँ और मैं खेती करती हूँ। जी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मंजू सरांटे है। मैं ग्राम अमेठा, पोस्ट जोबा, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर से हूँ और मैं सभी पारंपरिक खेती करती हूँ। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम द्रौपदी मेहरा है। मैं ग्राम रांकई पिपरिया से हूँ, ब्लॉक करेली, जिला नरसिंहपुर। मेरे यहाँ गन्ने की खेती, गेहूँ, चना और कुछ सब्जियों पर भी खेती की जाती है। बहुत बढ़िया। आज तो मतलब हमारे साथ कृषक भाई बहनों, महिला शक्ति भी प्रबल है, तो बिल्कुल आप सभी से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जुड़ रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश आर्वे जी से। राजेश जी, हम जानना चाहेंगे कि आपका सब्जियों में जो विशेषज्ञता है, तो उसके विषय में आप बताएं कि सब्जियों की खेती में अभी वर्तमान में कौन से सामयिक कार्य हैं, कृषकों को किन बातों का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना आवश्यक है, उसके विषय में आप हमें बताएं। सर्वप्रथम आप सभी का नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि अभी जैसे रबी सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो उससे संबंधित आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करेंगे, तो उसमें मैं बात करूँगा कि जैसे मिर्ची फसल है, उसमें जैसे ही आप उसको स्टार्टअप करते हैं, लगाते हैं, तो उसमें एक एक खतरनाक उसमें रोग लगता है, चुर्रा मुर्रा रोग बोलते हैं जिसको। तो उसको फैलाने का कारण एक उसका वेक्टर होता है, तो वो वेक्टर का नाम है इंसेक्ट। तो वो जैसे मैं उस सब्जेक्ट से संबंधित हो, विषय संबंधित, तो वो इंसेक्ट क्या करता है कि वहाँ एक फसल से रस चूस के दूसरे पौधे पे ले जाता है। ऐसे करके पूरे खेत में वो बीमारी फैला देता है। तो अपना क्या उसका उद्देश्य बनता है कि उसको उसके नियंत्रण के लिए, चूँकि वो रस चूसक इंसेक्ट है, कीट है, तो उसको नियंत्रण के लिए जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होता है, दवाई, उसका छिड़काव करना चाहिए। तो उसमें दवाई में सर्वप्रथम मैं बात करूंगा कि इमिडाक्लोरपिड 17.8 SL 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। जी, तो बहुत बढ़िया सर। वाकई आपकी यह जागरूकता बहुत आवश्यक है, अन्यथा कई बार ऐसा हो जाता है कि हम परिणाम कुछ और सोच रहे हैं, लेकिन जो नुकसान होता है तो वह अकल्पनीय हो जाता है। हम जुड़ रहे हैं डॉक्टर बबली जी से। बबली मैम, आप पादप रोग पर आपकी विशेषज्ञता है, तो हम जानना चाहेंगे कि मृदा जनित रोग क्या होते हैं और कैसे ये फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, इसके विषय में आप हमें जानकारी दें। सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आज का हमारा जो विषय है, चर्चा का जो विषय है, वो पादप मतलब जो हम क्रॉप लगाते हैं, फसल लगाते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के जो रोग आते हैं वो कहाँ से आते हैं, कैसे हमारी फसलों को वो नुकसान पहुँचाते हैं, आज हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि सर का क्वेश्चन है कि जो मृदा जनित रोग क्या है, हम सबसे पहले तो ये चीज़ जानते हैं कि मृदा जनित रोग है क्या।
तो ये मृदा जनित रोग ऐसे होते हैं कि जो जैसे हमने अभी फसल लगाई है, जैसे खरीफ की फसल हमने लगाई, सोयाबीन लगाई, मक्का लगाई, तमाम तरह की हमने सब्जियां लगाई, तो इसमें क्या होता है कि बारिश के टाइम में अब 2-3 साल से हमारा ये सीज़न भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, बारिश कभी भी आ रही है, फसल ख़राब हो रही है, तो उससे ज़्यादा पानी भराव की स्थिति में क्या होता है कि हमने फसल को काट लिया, काटने के बाद कुछ जो हमारी पुरानी फसल के जो अवशेष होते हैं वो ज़मीन में रह जाते हैं और उन्हीं के ऊपर वो जो मिट्टी जनित जो जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं और फफूंद होती है, वो उसके ऊपर सरवाइव करते रहते हैं। और जैसे ही हम नई क्रॉप मतलब कुछ बच जाते हैं, पूरी सफाई नहीं हो पाती खेत की, उस कंडीशन में वो कुछ बच जाते हैं और जैसे ही हम दूसरी फसल लगाते हैं, जैसे सब्जियां लगा रहे हैं या अभी हम गेहूं का सीज़न है, जैसे हम रबी की बात कर रहे हैं, तो अभी गेहूं का सीज़न है, चने का सीज़न है, वो जैसे ही लगाएंगे तो वो छोटी अवस्था में ही अटैक करेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे रोगजनक जो कि मृदा में रहते हैं और जैसे ही हम फसल लगाते हैं उसके ऊपर वो अटैक करते हैं, उसको ही हम मृदा जनित रोग कहते हैं। और ऐसे ही हमारे कुछ ऐसे रोग होते हैं, जैसे कि हम बात करें रोगजनक की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो कि हर एक हमारी फसल हो, चाहे हम रबी की दलहनी फसलों की बात करें या फिर हमारी जो अभी फसल लगा रहे हैं हम वेजिटेबल्स, सब्जी वर्गीय जो फसल है उनको जो नुकसान पहुँचाते हैं मुख्य रूप से, जैसे कि आपका फ्यूजेरियम विल्ट हुआ जिसको कि हम म्लानी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि ये भी बहुत सारे इसमें जीवाणु होते हैं और आपकी फफूंद होती है जो कि उसको नुकसान पहुंचाती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है किसान भाइयों का कि हम कैसे पहचाने कि ये जो म्लानी जो विल्ट हुआ है हमारा पौधा है ये पूरा मर जाता है, ऊपर से ये मतलब पूरा का पूरा मर जाता है। किसान भाइयों को समझ नहीं पाते हैं कि ये पौधा क्यों मरा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पानी की कमी से ऐसा करते हैं और किसान भाई इस कंडीशन में पानी दे देते हैं, जो कि गलत है। पानी नहीं देना है ऐसी कंडीशन में। सबसे पहले हमको देखना है कि खेत में मॉइस्चर है, मतलब नमी है, फिर भी हमारा पौधा क्यों मर रहा है, एक पौधा यहाँ मरा, एक वहाँ मरा, वहाँ मरा। तो उस स्थिति में आपको ये करना है कि वहाँ पे 2-3 चीज़ों का अटैक हो सकता है फसल पे। उसमें सूत्रकृमि भी हो सकता है, आपके बहुत सारे ऐसे जो मृदा जनित जो फंगस होती है वो होती है, जैसे मैं बात करूँ कि फाइटोप्थोरा हुआ, वर्टिशिलियम हुआ और आपका फ्यूजेरियम हुआ, ऐसे तमाम तरह को स्क्लेरोशियम रोलफसाई हुआ। तो बहुत सारे ऐसे 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे रोगजनक है जो कि मिट्टी में ही रहते हैं और जब हम फसल नहीं लगाते तो ये कैसे होते हैं, एक डोरमन इनकी अवस्था होती है। कहीं ना कहीं वो अपना घर बना चुके होते हैं और जब फसल लगाई जाती है तो उस समय पर वो फसल को खराब कर सकते हैं। ये सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं उस कंडीशन में सर। और जैसे ही हमने फसल लगाई और अब क्या होता है कि इनको खाना नहीं मिलता, ये भी बहुत थोड़े तेज होते हैं कि भाई अब खाना नहीं है, तो ऐसे अपने आप को ऐसे स्ट्रक्चर में फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि वो जीवित रहे, मतलब वो सर्वाइव कर सके। और जैसे ही किसान भाई अपनी फसल लगाते हैं तो वो छोटी अवस्था में ही फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार जैसे आपने टमाटर की फसल लगाई या मिर्ची की खेती मत करी या किसी भी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसल लगाई। मैडम ऐसी स्थिति में जो आप ये बता रहे हैं, जो सारी आपने स्थिति बताई, तो इसमें कृषक भाई बहन जो है उनको मृदा परीक्षण करना आवश्यक रहेगा, उसके माध्यम से इसको पकड़ा जा सकता है। हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक रोगजनक नहीं है, 5-6 रोगजनक होते हैं, तो उसको अलग अलग हम आपको उनको कैसे पहचाने, और अगर आपको पहचान नहीं भी हो रही तो उसको किस मेथड से आप उसको पहचान सकते हैं, आज हम उस पर भी बात करेंगे। और अगर ऐसी अवस्था है कि जैसे आप जैसे सब्जी वर्गीय फसल लगा रहे हो, थोड़े दिन में ही आपका पौधा मर रहे हैं, एक पौधा यहाँ मरा वहाँ मरा, इस मतलब कि वो किसी भी चीज से सफर कर रहा है, बीमार है वो पौधा। तो यहाँ पर इस सब्जी के बारे में हम आगे आएंगे। तो आपने जो बताया वाकई यहाँ मृदा परीक्षण के साथ मृदा को जानना बहुत आवश्यक है। वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में आज हमारे साथ में है यहाँ डॉक्टर DK जैन जी। जैन साहब, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो फलदार पौधे जो कृषक हमारे लगाते हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी पूंजी होती है, उसके पीछे बड़ा रिस्क होता है, तो कैसे इस समय सामूहिक कार्य करें जिससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, इसके विषय में हमारे कृषक भाई बहनों को आप जानकारी दें। आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। जैसा कि अभी फलदार वृक्षों के बारे में समसामयिक कार्यों की जो जानकारी है उसके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में जो प्रमुख फल हैं उसमें नींबू, अमरूद, सीताफल, चीकू, ये जो फल हैं, इसमें अभी क्या हम कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमको हो और जो भी हमारा उत्पादन आ रहा है उसकी गुणवत्ता बनी रहे ताकि बाज़ार में हमको उसका अधिक मूल्य मिल सके। तो सर्वप्रथम तो ये है कि अभी वर्तमान में अमरूद में भी फल आ रहा है, सीताफल में भी फल है। तो अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि इन दोनों फसलों में
फल मक्खी का प्रकोप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो फल मक्खी के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप जो आता है उसको आप लगाएं फल मक्खी के, और जिससे कि फल मक्खी का जो कीट है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाता है, आ जाता है, और उसकी संख्या जो है वो उसमें कमी बनी रहती है। अन्यथा उसकी जो कहना चाहिए जो यह उसका कैटरपिलर है वो फल के अंदर विकसित होकर के अंदर ही अंदर फल को खराब कर देता है, और फिर ऐसे में हमारा जो उत्पाद तैयार होता है उसका बाजार में मूल्य किसान को मिल नहीं पाता है। तो अमरूद और सीताफल के बाद नींबू में हम देखते हैं कि नींबू में अभी बरसात ऋतु के पश्चात लेमन बटरफ्लाई और साथ में लीफ माइनर जिसे कि पर्ण सुरंगक भी बोलते हैं, इन कीटों का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसके लिए जो सिस्टमिक या कहना चाहिए जो धारा प्रवाही जो फंजी कीटनाशी होते हैं उनको हमको उपयोग करना है। रस चूसक कीटों के लिए इमिडाक्लोप्रिड उसकी 0.5 ml प्रति लीटर मात्रा मिलाकर के पानी में छिड़काव करना है। साथ ही साथ इसके अलावा फल वृक्षों में पोषक तत्वों का नियंत्रण या पोषक तत्वों का जो प्रबंधन है वो भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी फल विकसित हो रहा है उसका पूर्ण आकार प्राप्त करे, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी बनी रहे। तो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई का प्रबंधन करें। साथ ही साथ जो भी हम फल वृक्ष लगाए हैं उसकी उम्र के अनुसार जो अनुशंसित मात्रा है खाद की, पोषक तत्वों की, उसके माध्यम से हमारे किसान भाइयों को देना चाहिए। साथ ही साथ फलों को समय पर, सही समय पर उसकी बहुत अच्छे से तुड़ाई करें, जो जिसे हम अपनी उद्यानिकी की भाषा में प्रूनिंग कटर बोलते हैं, प्रूनिंग सा बोलते हैं। उससे उसकी सिकेटियर से उसकी तुड़ाई करें, और तुड़ाई के पश्चात फिर जो डंठल बचते हैं उनको हटा दें, उनकी ग्रेडिंग करें, उसके पश्चात पैकिंग करके ही फिर बाज़ार में भेजें। छटाई करके ग्रेडिंग करके भेजेंगे तो हमारा जो उत्पाद है उसका मूल्य हमको बहुत अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ उसकी जो भंडारण अवधि है या जिसे हम सेल्फ लाइफ बोलते हैं वो भी अच्छी बनी रहेगी, और उसके बाद जो नुकसान होता है वो कम से कम होगा, और इससे किसानों की आय में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। जी जी जी, बहुत बढ़िया। वाकई इतने सरल शब्दों में और इतनी सुंदर व्याख्या कि कैसे आप उससे और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर फलों की भी खेती है, दूसरी और खेती भी आप कर सकते हैं, और कैसे वह लाभदायक सिद्ध हो सकती है। बहुत ही धन्यवाद सर, आपने इतने अच्छे शब्दों में हमें यहाँ पर जानकारी दी। हम वापस अपने किसान भाई बहनों से जुड़ रहे हैं, तो आप एक एक बार अपने विषय में बताएं कौन सी खेती कर रहे हैं और उसमें क्या आपका अभी तक आपने प्राप्त किया है, क्या आपने वहाँ पर आप पहुँचे हैं, कोई आपने वहाँ पर लाभ प्राप्त किया हो, या लोगों को आपने कुछ जुझारू बनाया हो, या लोगों को जागरूक किया हो, उसके विषय में आप हमें बताएं। द्रौपदी जी, आप बता सकती हैं जी। अभी सर हमारे खेत में गन्ने की फसल लगी है, और उसमें हम लोग सब्जी लगा देते हैं थोड़ी बहुत, तो वो हमको मतलब हफ्ते पे उसको बेच के या मतलब तो उससे हमारी रोज़ की इनकम हो जाती। गन्ने की फसल तो एकदम साल भर बाद आती, तो अपन बीच में है ना पैसे के लिए तंग नहीं होते। जी, सही बात। हमने गांव-गांव जाकर समूह की महिलाओं को भी बताया कि दीदी अगर हम सब्जी लगाएं, अगर ज़मीन नहीं है किसी के पास तो अपने घर में लगाएं। जो नहाने धोने का पानी खराब होता है उससे भी हम सब्जी निकाल सकते, अगर बेच नहीं सकते तो हम अपने घर का खर्चा चला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ कही। वाकई कई बार किसान जो कार्य कर रहे हैं क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में जो रह रहे हैं, कई बार ये समस्याओं का सामना सभी कृषक भाई बहनों को करना पड़ जाता है कि अगर 3 महीने बाद फसल कटेगी, 4 महीने बाद पैसा आएगा, 5 महीने बाद अगर मान लीजिए प्राप्त होगा, तो बीच का खर्च कैसे निकलेगा। तो बहुत ही उपयुक्त साधन है यह जो द्रौपदी जी ने भी यहाँ पर हमारे साथ साझा किया। सर हमारे यहाँ भी अभी गन्ना की फसल लगी हुई है, और कुछ जो गांव में घर के पीछे जो बाड़ी रहती है जिसमें अपन सब्जी लगा लेते हैं, तो वही सब्जी लगी हुई, क्योंकि मार्केट में जो अभी सब्जियां आ रही हैं तो वो मतलब दवाई वाली रहती हैं तो नुकसान भी करती हैं। ये सबसे अच्छा है कि आप घर की सब्जी खा रहे हो और ऑर्गेनिक सब्जी खा रहे हो, तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है। प्रशिक्षण होते हैं कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से, तो हम लोग अभी हम वहाँ भी जाते हैं और दीदियों को भी सलाह देते हैं समूह में कि आप भी वहाँ जाएं और सुने और समझें उनको कि कैसे किस प्रकार अपने घर में अपन लगा के और अपने खेत में किस प्रकार से अपन खेती कर सकते हैं, और किस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि अपनी फसल को कौन सी कीटनाशक की ज़रूरत है अभी, तो अपन उनका छिड़काव कर सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। जी जी जी, वाकई देखिए हमारी महिला कृषक भी कितनी जागरूक हैं, कैसे उन्हें पता है कि ज्ञान कितना आवश्यक है। अगर सही ज्ञान आपके पास में है तो आपको नुकसान होने की संभावना जो है वो बहुत ही अल्प हो जाएगी। आपको नुकसान नहीं होगा, लाभदायक ही आपका पूरा काम रहेगा, पूरी कृषि रहेगी। जी, अपना नाम बताएं और अपनी कृषि के विषय में बताएं। मेरा नाम ममता ठाकुर है जी। और अभी तो हमारे यहाँ
राहर की जी खेती जी हो रही जी और जी अरहर जी अरहर और उड़दा जी वही। और घर में तो हम लोग सब्जी लगाते ही लगाते हैं। जी और मिर्ची लगी है, अभी मिर्ची में वो कुकन्ना जैसा रोग लगा है जी। उसमें। चुर्रा तो मुर्रा हाँ, बिल्कुल हमारे तो साथ वो सब्जियों के विशेषज्ञ जी, बैठे हैं जिन्होंने और बताया अभी था। भटा बिल्कुल। भी लग रहे हैं और घर में सब्जी गांव में जी सब अपनी अपनी सब्जी लगा लेते जी हैं। बाजार से तो हम लोग कम ही ले आते हैं जी जी सब्जी। जी और समूह से जुड़े, जी। समूह से जुड़ने के बाद धीरे धीरे सीआरपी का काम करते हैं। जी और सीआरपी का काम करते करते माने शक्ति पूजा महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी जी से जी जुड़ गए। जी और अब यह किसानों को बताते हैं जी और बीज बीज भी अच्छा उपचार वाले बीज बिल्कुल, ले जाते बिल्कुल। हैं जी। तो किसानों को देते हैं तो वो लगाते हैं जी। और अच्छी आमदनी पाते हैं। बहुत बढ़िया मैडम। वाकई अगर एक अच्छा बीज होगा तो फसल भी अच्छी होगी और लाभ भी प्राप्त होगा। जी सर, आप बताएं, अपना नाम बताएं। और नमस्कार अपनी फसल के सभी को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश मेहरा है। जी दरअसल मैं किसान के साथ साथ शक्ति पूजा महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी में सीईओ जी, के जी। रूप में भी कार्य कर रहा हूँ। जी 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 हमारे क्षेत्र चूँकि नर्मदा पट्टी है, दीदी भी हमारी बोर्ड की डायरेक्टर हैं जी, जी। कंपनी के, जी। और आप भी सब। जी और हमारे इधर दाल, वैसे नरसिंहपुर की दाल प्रसिद्ध है गाड़र भारत तुअर बिल्कुल, दाल के नाम बिल्कुल से। सही। बिल्कुल। तो हम लोग अभी तुअर दाल पे काम कर रहे हैं, जिसमें जो हाथ वाली चक्की है ना, जी। देसी पद्धति से जो शुद्ध हाथ की चक्की से दाल बिल्कुल, बनवा रहे जी। हैं, और वो दाल हम अमेज़न तक आज बेच पा रहे हैं। अरे क्या अमेज़न बात, प्लेटफॉर्म बहुत पे ही भी बढ़िया। हमारी दाल बिक रही है, वाकई, जो बहुत कि अच्छी। शुद्ध दीदियों के हाथ से बनी है, उन्हीं के। जी 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 बिना पालिश की हुई दाल है। जी जी बहुत ही बढ़िया। अपना नाम बताएं और अपनी कृषि के विषय में। मेरा नाम है जितेंद्र वर्मा, ग्राम ढबोटी से रहने वाला हूँ। अभी इस साल क्या है, हमने सोयाबीन लगाए थे, जी तो उसमें 3 क्वालिटी के लगाए थे। जी तो एक नई वैरायटी आई थी NRC 152, जी। तो उसका उत्पादन बहुत बढ़िया रहा। जी और 1135 लगाई थी, 95-60 लगाई थी, तो दोनों फेल हो गई। अच्छा। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि 2-3 क्वालिटी के अपन बीज लगाओ, तो बिल्कुल। मौसम के तरीके से कोई ना कोई फसल अपने को बढ़िया निकले, तो जी, अपने जी। को घाटा नहीं जाए। बिल्कुल दूसरी बात है, किसान भाइयों से एक निवेदन ये भी है कि मार्केट का खाद कम से कम इस्तेमाल करें, जी घर पे ही गोबर का खाद इस्तेमाल करें, किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। जी तीसरी बात यह है कि किसान भाइयों से सभी से निवेदन है कि लाइट, उसके प्लस में सोलर पंप से भी आज इस्तेमाल कर सकते हैं जी जी जी। पानी के लिए, वाटर पंप के लिए, बिल्कुल, तो उसमें भी आपका बहुत कम खर्चा होता है। खर्च कम हो जाएगा। एक जी। बार कंपनी सोलर पंप लगा देती है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं आती। एमपीबी की लाइट क्या है कि बार बार कटती है, किसान कई परेशान बार होता कई है। समस्याएं सामने आ जाती हैं। किसान को जी। सबसे ज़्यादा ये समस्या है, ठंड कितनी पड़े कुछ भी हो, अगर रात को 2 बजे भी लाइट आती है तो किसान को जाना पड़ता है। जी जी और सोलर पंप में क्या है कि सुबह 7 बजे 8 बजे चालू हो जाता है, 5 बजे तक बंद रहता है, किसान खुशी से अपना पानी फेर ले सकता सकता है, है, बहुत और बढ़िया। शाम को सुकून की नींद भी सो ले सकता है। बहुत ही बढ़िया। जी आप बताएं। जी मैं मनीष शर्मा, ग्राम रातीगढ़, जिला भोपाल से हूँ। सर मैं कृषक भी हूँ और साथ में पशुपालक भी हूँ। बहुत तो बढ़िया। मैं जैन साहब से एक मेरा प्रश्न रहेगा सर। जी जी, स्वागत है। तो सर मेरे अपनी खेती में मैंने घर के हिसाब से आंवले के पेड़ और सीताफल के पेड़ लगाए हैं। जी तो लगभग सर 4-5 साल हो गए हैं। हाँ हाँ तो कुछ में तो अभी बीज फल आना चालू हो गया है, और 2-3 पौधे ऐसे हैं कि जिनमें सीताफल के जो पेड़ हैं उनमें एक छोटा सा फल लगता है और वो वहीं के वहीं सूख जाता है। तो सर इसका क्या कारण है, क्या समाधान किया जाए इसके लिए? जी सर बताएं। जो आपने सीताफल के संबंध में प्रश्न पूछा है, ये एक सामान्य समस्या है और इसको हम लोग अपनी वैज्ञानिक भाषा में स्टोन फ्रूट के नाम से जानते हैं। फल छोटा रह जाता है और वहीं पर वो सूख जाता है। इसके प्रमुख कारणों में यदि हम जाते हैं तो देखते हैं कि पोषक तत्व प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, साथ ही साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन, ये 3 चीज़ें इसके कारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो सीताफल का पौधा यदि समझ लीजिए कि 3 या 4 साल का है, जब उसमें फलन प्रारंभ हो जाता है तो जो अनुशंसित मात्रा है 4 साल के पौधे के लिए नाइट्रोजन की 250 ग्राम, और उसके बाद फिर फास्फोरस की 200 ग्राम और पोटास की 150 ग्राम। ये तो मुख्य पोषक तत्व हो गए, इसका प्रयोग करना है। साथ ही साथ सिंचाई जो हम देते हैं, कोई भी फल पौधा है, सीताफल में भी,
तो कभी भी सिंचाई हमको एक साथ बंद नहीं करना है और ना ही एक साथ एकदम से बढ़ा के उसको देना है। जिस तरह से जब हम पौधे को तान देते हैं फ्लावरिंग के लिए, पुष्पन के लिए, तो उसको धीरे धीरे आप 2-2 लीटर कम करें यदि आपका ड्रिप सिंचाई पद्धति है तो। इस तरह से उसका प्रबंधन करें, सिंचाई का प्रबंधन करें। तीसरी बात आ जाती है फिर सूक्ष्म पोषक तत्व की। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो ज़्यादातर मात्रा होती है वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का मिक्सचर भी आता है, साथ ही साथ बोरान है, मैग्नीशियम सल्फेट है, इनको घोल के पत्तियों पर छिड़काव भी किया जाता है। तो सामान्य तौर पे कोई भी सूक्ष्म पोषक तत्वों का जो घोल बनाया जाता है वो लगभग 1 या 1.5% से अधिक का नहीं बनाते हैं हम। और 15 से 20 दिन के अंतर पे 2 से 3 बार हम जब छिड़काव करते हैं, जब हमारा फल मटर के आकार का हो जाता है उस अवस्था से जब हम छिड़काव करते हैं तो जो फल की जो समस्या है, स्टोन फ्रूट की जो समस्या है, उसमें निश्चित तौर पे हमारे किसान भाई इसमें कमी ला सकते हैं। साथ ही साथ फलों की गुणवत्ता में भी सुधार ला सकते हैं। मैं दिनेश पारा सर, नमस्कार सर। मैं जैन सर से एक छोटा सा सवाल पूछूं सर। मेरे घर के आगे बाड़ा है, उसमें कुछ नींबू के पौधे और मैंने अमरूद के पौधे लगा रखे हैं। तो नींबू कभी कभी फटने लगता है, तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें ज्यादा पानी देने से तो फटा नहीं। दूसरा, उसमें जैविक खाद डालें तो किस मात्रा में डालें, गोबर का खाद। और अमरूद के उसमें बारिश के टाइम वो अमरूद का जो फल आता है उसमें कुछ इल्लियां लगने लगती है, उसके बचाव के लिए कुछ बताएं सर। जी सर। कई बार मैं भी इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा कि कई बार अमरूद ऊपर से बड़ा स्वस्थ फल दिखाई देता है, लेकिन अंदर से जब उसको देखते हैं तो वह उस बीमारी से ग्रस्त होता है, खराब निकलता है। तो उसके बारे में कैसे मतलब किसान बचा सकते हैं? नमस्कार पारा सर जी और सभी किसान भाइयों। जैसा कि इन्होंने 2 प्रश्न पूछे हैं, तो सबसे पहले तो नींबू के बारे में हम बात कर लेते हैं। नींबू की जो आपने समस्या बताई है कि फल फटने की जो समस्या है, ये एक सामान्य समस्या है। और इसका मुख्य कारक जब हम देखते हैं तो एक तो नमी में उतार चढ़ाव है ना, और दूसरा पोषक तत्वों के अंतर्गत सूक्ष्म पोषक तत्व जो रहता है बोरान, ये प्रमुख तौर पर इसकी कमी सामने आती है। तो जहाँ पर भी हम कोई भी फल बगीचा लगाते हैं तो मिट्टी का परीक्षण ज़रूर कराएं, और यदि उसमें बोरान की कमी आती है तो 5 से 6 किलो बोरान प्रति एकड़ के माध्यम से जब हम खेत तैयार करते हैं उस समय मिलाएं। चूँकि अब आपका बगीचा लगा हुआ है, फल पौधे आपके तैयार हैं, 3 से 4 साल उनकी कहना चाहिए उम्र हो चुकी है, तो हमारा आपको सुझाव ये है कि आप बोरेक्स जो पाउडर आता है उसका 1.5% का घोल आप उसमें छिड़काव करें। अमरूद में जो समस्या आती है वो है, उसका मुख्य समस्या है वो है फल मक्खी की। यह एक पॉलीफेगस कीट है जो कि लगभग सभी फसलों को प्रभावित कर रहा है। सब्जियों को भी, कद्दू वर्गीय सब्जियों में, चाहे लौकी कह लो, चाहे अपना करेला है। फल की बात करें तो सीताफल है, अमरूद है, इसमें भी ये आता है। तो इसकी देखिए, ये जो है फल, ये कहना चाहिए जो कीट है ये बहुत ही होशियार है। जब फूल जो बनता है उसमें हमारे फल पौधे में, तो फूल की अवस्था में जो ओवरी होती है, जो अंडाशय होता है, उसके अंदर ये जो है अंडे दे देता है। और जब वो फल विकसित होता है धीरे धीरे, तो वो अंडे में से फिर वो इल्ली निकलती है और फिर वो अंदर ही अंदर फल को खा करके खराब कर देती है। तो जैसे अभी सर ने पूछा था कि फल ऊपर से आपको बहुत अच्छा स्वस्थ दिखाई देगा, लेकिन अंदर जब हम उसको बनाते हैं, देखते हैं, तो उसमें हमको कीटों की समस्या सामने आती है। तो इसका स्प्रे से, छिड़काव से हम इसको कंट्रोल, एक नियमित स्प्रे यदि हम करें, कहना चाहिए कि रोकथाम के तौर पे, तो नीम ऑयल का 10,000 ppm का 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम छिड़काव कर दें, जिससे कि हमारे पौधे का आसपास का क्षेत्र पौधा कड़वापन हो जाएगा, तो वो अंडे देने की जो कहना चाहिए उसकी प्रवृत्ति है उसमें कमी आएगी। आरबी सर, इसी के साथ आप भी संक्षेप में ये बता दें कि क्या लागत कम करने के लिए सब्जी की खेती में हमारे कृषक भाई कौन से उपाय अपना सकते हैं जिससे उनको लागत कम हो और आमदनी बढ़े? संक्षेप। तो अंत में मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों को कि आप जब भी किसी फसल को लगाने की प्लानिंग करें तो समय से उसकी बुआई करें। समय से बुआई करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि आप उसका दवाई से ट्रीटमेंट ज़रूर करें। और समय समय पे जैसे फसल की अवस्था बढ़ती जाती है तो उसमें आप जैसे अगर वीड आ रहे हैं तो वीडीसाइड टाइमली उसका डालें, वीडीसाइड उसको कंट्रोल करने के लिए।
इंसेक्ट आते हैं तो इंसेक्ट के आप इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें। तो ऐसे करके समय पे प्रबंधन करके आप अच्छा उत्पादन लागत ले सकते हैं। जी जी, वाकई बहुत बढ़िया बात आपने यहाँ पर बताई। बबली जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, एक महिलाओं का आप प्रतिनिधित्व इस मंच से कर रही हैं और कुछ महिला कृषक भी हमारे बीच में, तो महिला कृषकों के लिए संक्षेप में क्या आप सकारात्मक मोटिवेशनल बात बोलना चाहेंगे जिससे वे कृषि में आगे आएँ और भी लाभ उनके परिवार को प्राप्त हो? जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूँगी कि आप जो भी खेती करें उसके बारे में कोई भी, या तो आप कोई सब्जी की खेती करें या कोई भी फसल की खेती करें, तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी साझा करें। आप वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में जाके या कृषि महाविद्यालय में जाके वहाँ के वैज्ञानिक हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छी अच्छी वेराइटीज़ के आजकल तो बहुत जो हमारे महिलाओं को कैसे आगे आने के लिए कुछ आप बताएं इसमें। यस, तो उसमें क्या मतलब वहाँ से आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। दूसरी बात, महिलाओं के लिए अगर मैं बोलना चाहूँगी तो बहुत जगह जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पे मशरूम की ट्रेनिंग होती है, तो आप मशरूम की ट्रेनिंग भी वहाँ से ले सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा है सर। बहुत ही अच्छी बात बताई सर। समय थोड़ा सा हमारे पास में थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारा बनारस का अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से काशी लालिमा किस्म है भिंडी की, और ये जो इसमें एंथोसायनिन और पॉलीफिनॉल्स की जो मात्रा है वो 50 से लेकर 100 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम फल के आधार पर है, और बहुत अच्छी किस्म है, ओपी किस्म है। इसको बार बार आपको नहीं लेना है, इसका बीज आप स्वयं बना के और आगे कर सकते हैं। और यदि अभी वर्तमान में किसी किसान को इसकी बीज की आवश्यकता है तो कृषि विज्ञान केंद्र बड़वानी में संपर्क कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, बाकी जानकारी कार्यक्रम में दे दी जाएगी। बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर प्रदान करने के लिए आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे सभी कृषक भाई बहन आप यहाँ सम्मिलित हुए, बहुत अच्छी आपने अपनी कहानी बताई, कैसे आप कार्य कर रहे हैं, क्या सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया।